taken some questions from the youth competition magazine or the salt paper, which piles up different questions of different or so many exams, national or state wise. So on the screen you can see number 58th question is there, because उसके पहले के मैंने सॉल्व कर लिए थे और उस पर मैंने बहुत सारा कुछ लिख दिया था, तो mesअप लग रहा था. इट वॉज ऑलरेडी लुकिंग मेस्ड अप. तो खैर रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा उससे, और बाद में हो सकते मैं उसके वीडियोस बना दूंगी. लेकिन सो लेट्स हैव अ लुक. मैंने इसको अलग से टाइप नहीं किया है, मुझे लग रहा था कि इससे काम चल जाएगा, अच्छे से चलेगा, नहीं दौड़ेगा. सो हियर वी गोज़. मांग वक्र प्रदर्शित करता है. तो मांग वक्र क्या होता है, ये हम ग्रेजुएशन में आते ही जान जाते हैं कि कीमत तथा वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो संबंध होता है उसे मांग वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है. और मांग का नियम क्या कहता है कि जो वस्तु की कीमत है वह उसके मांगी गई मात्रा को नेगेटिवली या यूँ कहें कि ऋणात्मक रूप से उसे प्रभावित करती है या उससे असर डालती है. तो मांग का नियम या मांग वक्र आप इस तरह से बनाते हैं. मांग वक्र, ठीक है, आप इस तरह से बनाते हैं. ऋणात्मक इसका स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ पे आपकी प्राइस है, ये सब आप जानते हैं. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मांग वक्र प्रदर्शित करता है. उत्तर मैंने ये छुपा दिया है ताकि आप एक झटके से आपको ना पता चल सके. तो उत्पादन आप व्याख्या मत पढ़िएगा अभी. उत्पादन लागत और वस्तु की मांग के बीच के संबंध को, तो यहाँ लागत की बात आ गई है, तो इसे हम पहले ही हटा देंगे. ये आपका जो है आंसर, ये आंसर आपका नहीं है, ठीक है. तो ये आपने कट कर दिया. वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के विपरीत संबंध को, वस्तु की कीमत वस्तु की मांग के प्रत्यक्ष संबंध को, तो ये विपरीत संबंध है, ये हमारा आंसर हमें मिल गया है. और बाकी के दो ऑप्शन भी हम डिस्कस कर लेते हैं. प्रत्यक्ष संबंध को ये दिखाता है, तो नॉर्मल वस्तुओं की बात जहाँ होती है वहाँ प्रत्यक्ष संबंध नहीं पाया जाता है, तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा. मांग की मात्रा में परिवर्तन के विपरीत संबंध को, तो इसमें कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या कह रहा है. मांग की मात्रा में परिवर्तन के विपरीत संबंध को दूसरा चर हमारा यहाँ पर दिया ही नहीं गया है. सिर्फ मांग की मात्रा एक ही चर दी गई है और दूसरा कोई चर हमें दिया नहीं गया है जिसके बीच में हमको संबंध देखना है. तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है. अब इसकी व्याख्या आप चाहे तो पढ़ सकते हैं. किसी वस्तु की मांग वक्र की प्रकृति बाएं से दाएं है ना, बाएं से दाएं, इस तरफ बाएं होता है, इस तरफ दाएं होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल के रूप में होती है, और यह किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग की मात्रा के बीच के विपरीत संबंध को व्यक्त करता है. तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 61 इसमें दिया है, अन्य बातें समान रहने पर कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग के परिवर्तन को कहते हैं. ठीक है, सिर्फ कीमत परिवर्तन हो रहा है, अन्य बातें समान है, तो इसे हम मांग में विस्तार कहेंगे. ऑप्शन डी यहाँ पर सही है. तो कीमत में कमी है, तो मांग के नियम के अनुसार आप जानते हैं कि मांग में विस्तार होगा, वृद्धि होगी. लेकिन वृद्धि शब्द हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मांग में जो इंक्रीमेंट है, वृद्धि है, वो कई कारणों से हो सकता है. तो इस वजह से हम इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम विस्तार शब्द का प्रयोग करते हैं, वृद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, विस्तार शब्द का प्रयोग करते हैं, ताकि ये बिल्कुल से स्पष्ट रूप से कहे कि कीमत में परिवर्तित या कीमत में कमी के कारण मांग में वृद्धि हुई है. वैसे तो आय में वृद्धि होगी तो भी मांग में वृद्धि होगी, तो उसके लिए दूसरे टेक्निकल टर्म की का इस्तेमाल हम करेंगे, जो कि शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व कहते हैं. ठीक है, तो वो तो अलग बात हो गई. ठीक है, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर आपका ठीक है,
सही है। ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है डॉग्स और बाकी एनीवे सो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि जब मूल्य में कमी आती है तो मांग में विस्तार होता है, मूल्य में वृद्धि हो रही है तो मांग का संकुचन हो रहा है। ठीक, इसके अलावा या इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं 62। तो यहाँ पर लिखा है तिरछी मांग से अभिप्राय एक वस्तु की मांग में परिवर्तन निम्न कारण के होने से होता है। ठीक है, क्रॉस डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन, दूसरी वस्तु की उपयोगिता में अंतर, दूसरी वस्तु के कीमत में परिवर्तन, दूसरी वस्तु के स्वभाव में परिवर्तन, दूसरी वस्तु के आकार में परिवर्तन। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, वस्तु की मांग में परिवर्तन हो रही है दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन की वजह से। क्रॉस डिमांड रिलेशनशिप। इग्नोर द डॉग हु इज बार्किंग। आई गेस थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी आप लोग को। तो ऑप्शन बी इज राइट हेयर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 है, ये ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है निम्न में से कौन सा मॉडल व्यष्टिपरक है। इसमें तो पहला है k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, तो ये मल्टीप्लायर का इक्वेशन है, गुणक का इक्वेशन है। ठीक है, MPC स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये बताता है कि किस तरह से जो राष्ट्रीय आय है वो गुणक प्रभाव से बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम राष्ट्रीय आय का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब है ये व्यष्टिपरक है। ठीक है, सॉरी समष्टिपरक है। देन ऑप्शन बी है y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। तो यहाँ पर ये भी नेशनल इनकम का इक्वेशन है जहाँ पर आपका एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन सी है आपका P इज इक्वल टू MV प्लस V1 अपॉन T। तो ये जो है ये भी आपका जनरल प्राइस लेवल की बात है, किसी एक वस्तु विशेष के कीमत की बात नहीं हो रही है, कीमत स्तर की बात हो रही है, सामान्य कीमत स्तर की बात हो रही है। M मनी सप्लाई, V जो है वेलोसिटी है और ये ट्रांजैक्शन है एक्सेट्रा। तो ये भी समष्टिपरक है। तो बचा कौन सा आपका D बचता है यहाँ पर। अगेन ये डिमांड से ही संबंधित है, D इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, डिमांड ऑफ कमोडिटी X इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ X। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। ये एक माइक्रो इकोनॉमिक, यहाँ पर मैंने मैक्रो लिख दिया था क्या, सॉरी इसको गलत। ठीक है, तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक से संबंधित है। ठीक है, तो उसके बाद 64 है आपका क्वेश्चन, मांग की धारणा में किसका महत्व है। अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा, मांग की धारणा में इन तीनों ही चरों का महत्व है, क्योंकि जो मांग है वो एक निश्चित समय में निश्चित स्थान पर कीमत का जो प्रभाव है मांग पर उसे हम उसमें पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। इन तीनों का प्रभाव, इन तीनों का महत्व है मांग की धारणा में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यदि मांग फलन D इज इक्वल टू 400 माइनस 2P हो तो रुपये 50 प्रति इकाई कीमत पर मांगी गई मात्रा होगी। तो बहुत जटिल क्वेश्चन नहीं है। D इज इक्वल टू 400 माइनस 2P, यहाँ पे लिख लेते हैं D इज इक्वल टू 400 माइनस 2P। तो P अगर है आपका 50 रुपये, ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन में 50 रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा 100, 300। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 300, ऑप्शन बी सही आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ठीक होगा। तो इस पेज में इतना ही
दिया है, शायद नहीं, एक और क्वेश्चन है। समान मांग फलन का ढाल होता है, सामान्य मांग फलन का ढाल होता है, ऋणात्मक होता है, इसमें कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए अभी तक। जो सामान्य मांग फलन है, नॉर्मल वस्तुओं की बात हो रही है, तो उसका जो ढाल है, स्लोप है, वो ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक का मतलब है बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होगा। ये पीजीटी 2004-2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। So I hope this video is useful for all you guys who are going to appear in such kinds of examination. All the best to all of you. It's my first video of this kind. I will come up with more video. Thank you so much. See you again.